Okay, so very good afternoon to all of y'all. Am I audible as well as visible? Please let me know so that I can start with the lecture immediately. Good afternoon, Himanshu. Good afternoon, everyone. Is everything fine? Okay. So yes, I think everything is perfect. Okay. So let us begin with chapter number 2, which is relating to consideration. Okay. कल हमने कंसिडरेशन इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन से रिलेटेड देखा था कि कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या होते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना है तो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये भी सारी चीजें हमने कल देखी थी. आ जाइए किसी की क्वेरी है. A said to B that anything you like under 20,000 you can buy and I will pay for it. It's gift from me. In good faith, B buys 18,000 mobile. A refused to pay. Now, which concept will apply? Gift concept or charity concept? गिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा ना. हाउ आर यू गिविंग अ चैरिटी टू योर फ्रेंड? आपने खुद लिखा है ना यहां पे क्वेश्चन में, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी. सो हाउ विल द चैरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर? हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गिफ्ट विल अप्लाई. ओके, सुनो ना मेरी बात. लेट अस रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन यस्टरडे एंड देन वी विल मूव अहेड. इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है एंड दैट इज रिलेटिंग टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब सुनो मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है. सबसे पहली बात तो कंसिडरेशन जो होता है, यही कंसिडरेशन इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी फ्यूचर इन नेचर. इट कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन बी एग्जीक्यूटरी ऑल्सो. जनरल रूल कहता है, जनरल रूल, दैट कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर. कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कंसिडरेशन मे ऑल्सो मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. और इसी के लिए हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी देखा है. क्या आप लोग मुझे ये केस लॉ का नाम बता सकते हो? एंड दिस केस लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसी केस लॉ का नाम है, क्या आप लोगों ने जवाब दिया है मुझे चैट बॉक्स में? बोलिए, इसी केस लॉ का नाम है. क्या है इस केस लॉ का नाम? वेरी गुड, इट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया. इस केस में कंसिडरेशन वाज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. यहां पे कंसिडरेशन वाज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. अगला पॉइंट जो है वो कहता है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. इट need not be adequate. So consideration can be of any value. It is not necessary that it has to be moved at the market price only. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लॉ मेकर को क्यों प्रॉब्लम होगा? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. अगला पॉइंट जो है वो कहता है कंसिडरेशन शुड नॉट बी ऑफ अ थिंग विच वन इज लीगली बाउंड टू डू. तो अगर मैं कंसिडरेशन की बात करती हूं, consideration must be taken for something that you are not legally bound to do. Consideration must be real. It cannot be illusionary. Find treasure by magic. I will give you 10 lakh rupees. Or make this dead person alive. It is not possible of being performed. You cannot accept consideration for such a thing. And last point says that consideration shall not be unlawful. Okay, it shall not be immoral and it shall not be opposed to public policy. तो यही थे सारे rules which were relating to consideration. Consideration की definition से समझ में आता है consideration can be a positive or a negative consideration. तो कुछ दिया है या कुछ ना करने का आपने वादा किया है, दोनों भी चीजें are included in the broad definition and that is consideration.
और एक पॉइंट हमने कल किया था एंड दैट वाज वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. सो बेसिकली वी हैड लर्न्ड द एक्सेप्शंस टू जनरल रूल. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए ये सारे पॉइंट्स लिखने बोले थे. प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द 7 पॉइंट्स दैट यू हैव रिटन. कम ऑन, आई वांट टू चेक हाउ यू ऑल हैव रिटन द आंसर्स. क्या आप लोग मुझे वो मेमोरी टेक्निक बता सकते हो? कब कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग नो कंसिडरेशन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट? बोलो. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिली थी, अब आप क्या कर रहे हो? एजेंट के द्वारा उसको दे रहे हो इन चैरिटी. पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. Time is for time barred debt. Love is for natural love and affection. Oh, I'm so sorry. I'll just on the media. Gift is for gift. Bail is for bailment. Agent is for agency and charity is for charity. तो ये 7 cases में even if there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract. सो ये सबसे पहले मुझे आ गया है गौरव का स्क्रीनशॉट. एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. वेरी गुड गौरव, नाइस. अगला आंसर मुझे आया है. किसका आया है? पूजा. ओके, 4 ही पॉइंट्स नजर आ रहे हैं पूजा आपके. ओके, गॉट इट. अगले इस पे दिख गया 5, 6, 7. ओके, नाइस. वाओ, नंदिनी वेरी गुड, नाइस. ये किसकी हैंडराइटिंग है? गायत्री, क्या बात है. वेरी गुड राइटिंग गायत्री. वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड गायत्री. गुड, कीप इट अप. ये कौन है? गौरव. ये जो सेकंड गौरव है, गौरव आपको थोड़ी सी आपकी हैंडराइटिंग पे काम करना पड़ेगा. यू नीड टू इंप्रूव योर हैंडराइटिंग. इवन दिस इज गुड. कौन है? उर्वशी. उर्वशी, आपकी भी राइटिंग काफी अच्छी है. कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं? 7 के 7 पॉइंट्स आपने लिखे. ओके, ठीक है, नाइस. वैष्णवी, सारी लड़कियों की हैंडराइटिंग काफी अच्छी है. गुड गुड. हु इज दिस? मुस्कान. ओके. Why only the girls are giving me the screenshots? सिर्फ गौरव एक लड़का था जिसने स्क्रीनशॉट्स भेजे, बाकी सब लड़कियां ही, सारी लड़कियां ही सिंसियर इस बैच की. ओके, गुड. बाकी सारे बच्चे, आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है? प्रणाली, गुड. निशांत, आपने मैथ्स की बुक में ही लिख दिया है क्या आंसर? हैव अ नॉर्मल रूल्ड लाइन बुक ना निशांत. ये कौन है? राशि. ओके, ओके, गुड राशि, नाइस. काफी डिटेल में आपने लिखा है राशि. ये क्लास के वक्त ही लिख दिया था क्या आपने? एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? हार्डली 20 स्टूडेंट्स हैव रिटन द आंसर. फिर अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट का जब रिजल्ट आएगा और 20% पासिंग रहता है, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज 20%. बिकॉज आप खुद की तरफ ही सिंसियरिटी नहीं बता सकते हो, तो ऑब्वियसली हाउ कैन समबडी एल्स हैव फेथ ऑन व्हाटएवर यू हैव डन. कितने से बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं. वेरी बैड. आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू ऑल. मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है. गुड रिया. वैष्णवी, वेरी गुड, नाइस. खुशी. हु इज दिस? मानव, आपका फोटो थोड़ा सा ब्लर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आपने क्या लिखा है. ये कौन है?
नाइस काजल, गुड. रेवती, नाइस, गुड. ओके, देखा, out of so many students in the class, only these many students have written the answers. Very bad, really very disappointed, very disappointed today. बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. कौन है ये? उदित. प्रिया, आपका एक ही फोटो आया है मुझे. अच्छा, उसके पहले आया. ओके प्रिया, थोड़ी सी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको. ओके हिमांशु, आपको भी आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है. अदरवाइज योर आंसर इज फाइन. ठीक है, चलो. गुड अब्दुल. हाँ, look, I realized that many of you all are using red pen, green pen, black pen for writing the answers. अभी आप आपके लॉ के नोटबुक में ये कलरफुल पेन्स यूज कर रहे हो, इट इज फाइन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन इज कंपल्सरी. ठीक है, तो आपको आपके आंसर्स कंपल्सरी ब्लैक बॉल पेन से ही लिखने होंगे. ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, आई लव पिंक कलर, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो. कंपल्सरी यू हैव टू यूज ओनली वन कलर पेन एंड दैट इज अ ब्लैक बॉल पेन. इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड कि आप अभी जब से आप आपके नोटबुक में लिखना शुरू कर रहे हो फॉर एनी होमवर्क दैट आई एम गिविंग और द अदर फैकल्टी टीचर्स आर गिविंग, यू शुड यूज दैट ब्लैक बॉल पेन ओनली विच यू आर going to use in your examination. क्योंकि इससे क्या होता है, let me tell you one thing, you get a hold of the pen that you are using. उससे आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा आती है and you are comfortable with that particular pen. So इसलिए I would recommend कि आप वही कलर की पेन यूज करो आपके होमवर्क के लिए भी जो आप यूज करने वाले हो फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, चेक चेक चेक, माइक चेक. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? ओके चलो, एक आखिरी पॉइंट है इस यूनिट का एंड दैट इज रिलेटिंग टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेइंग? लेट मी टेल यू. ये सेक्शन कहता है जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वही पार्टीज को एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स मिलती है. जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वही पार्टीज को एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स मिलती है. अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट. यही टॉपिक को मैं एक मस्त एग्जाम्पल से आपको पढ़ाना चाहती हूँ. एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है जो मुझे क्लिक हुआ था और उसी से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ. देखो, ये घर है. इस घर को आपने बचपन में देखा होगा ऑन द टेलीविजन, जो टॉम एंड जेरी की सीरीज में आता है. अब यही घर जो है, से फॉर एग्जाम्पल टॉम जेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है कि हे जेरी, क्या तुम ये घर मुझसे खरीदना चाहते हो? आई वॉन्ट टू सेल यू दिस हाउस फॉर 1 CR. अब जेरी रेडी हो जाता है, कहता है हाँ जी, मैं ये घर जो है वो आपसे खरीदना चाहता हूं. तो ऐसे करके आज टॉम और जेरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे टॉम घर बेचेगा और जेरी पैसे देगा 1 CR रुपीज इन रिटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस. अब देखो, टॉम आप जानते हो बड़ा ही शैतान है. उसने क्या किया, जेरी से पैसे तो ले लिए एंड नाउ ही इज डिनाइंग टू सेल दिस हाउस टू जेरी. मतलब पैसे भी ले लिए और घर भी नहीं दिया. मतलब क्या, जेरी के साथ धोखा हुआ है. अब उस केस में यहां पे हम कह सकते हैं दैट
कॉन्ट्रैक्ट को टॉम ने ब्रीच किया है। ब्रीच करना मतलब तोड़ना। यहां पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को टॉम ने ब्रीच किया है। अब देखो जेरी बड़े गुस्से में आ जाता है, कहता है धोखा क्या है, अब रुक बेटा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ही ज्वाइंस हैंड्स विथ टॉम्स एनिमी एंड दैट इज स्पाइक। आप लोग जानते हो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, तो अब वो जानता है कि टॉम का दुश्मन जो है वो स्पाइक है, स्पाइक द डॉग। और अब अगर मैं उससे मिल जाऊं तो फिर मैं टॉम को बड़ा सबक सिखा सकता हूं। ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ स्पाइक केम टू टॉम। हु इज स्पाइक? ही इज जेरीज फ्रेंड, टू sue टॉम फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टॉम ने ब्रीच किया था ना कॉन्ट्रैक्ट को, उसी के लिए स्यू करने के आ गया ना स्पाइक टॉम के अगेंस्ट। अब देखो जैसे ही स्पाइक टॉम के पास आता है स्यू करने के लिए, ओके, उसको बोलने के लिए कि हे टॉम तूने ऐसे कैसे मेरे दोस्त जेरी के साथ गलत किया है। टॉम देखो क्या कहेगा। Who is Spike, my dear friends? Spike is Jerry's friend. Is he a party to the contract? No. Who are the contracting parties? Contracting parties दो ही है, Tom and Jerry. Spike is a third party. He is not a party to the contract. He is a stranger to the contract. He is a third party to the contract. He is what? He is a stranger to the contract. एक्ट कहती है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी राइट अपॉन इट। कहेगा हे स्पाइक तू अपने घर में रहे, स्टे इन योर लिमिट्स, चाह कर भी तुम मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। अगर केस फाइल करना है अग्रीव पार्टी ही केस फाइल कर सकती है, और अग्रीव पार्टी इस केस में कौन है? जेरी है। आप चाह कर भी मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। सो यहां पे देखो स्पाइक कैन नॉट स्यू टॉम, व्हाई? बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर टॉम एंड जेरी, और यही दो पार्टीज को एक दूसरे के अगेंस्ट राइट है। इट इज ओनली जेरी हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट टॉम। इन शॉर्ट इजी लैंग्वेज में अगर मुझे आपको बोलना हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ है, इट इज ओनली मी हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू एंड इट इज ओनली यू हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी। चाह कर भी मैं अपने मम्मी पापा भैया दीदी हस्बैंड बच्चे को नहीं बोल सकती हूं आपके अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। अगर मेरे साथ धोखा हुआ है, इट इज ओनली मी हु कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। इसी को लीगली कहते हैं, इसी को लीगली कहते हैं एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है ये जनरल रूल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? ये जनरल रूल जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट इज ओनली दीज टू पार्टीज हु हैव द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट इट। थर्ड पार्टी चाह कर भी केस फाइल नहीं कर सकती है। तो देखो कंसिडरेशन फॉर अग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ओनली पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अपॉन इट। ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू upon it. Stranger to a contract does not have any rights on it. But अब देखो जहां पे होता है जनरल रूल, इसी जनरल रूल के होते हैं एक्सेप्शंस। इस पॉइंट के लिए भी देयर आर 7 एक्सेप्शंस। 7 एक्सेप्शंस मतलब क्या? आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो, फिर भी आपके पास अधिकार है केस फाइल करने का। कब कब ये होता है आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड द जनरल रूल? क्या कहता है जनरल रूल? ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस अपॉन इट। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। ओके, सबसे पहला देखो, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट एंड अ बेनिफिशियरी। In case of a trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between settler and the trustee.
तो अब देखो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, ट्रस्ट, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक दादाजी थे और दादाजी का पोता था, दादाजी और दादाजी का पोता। इस दुनिया में दादाजी का कोई नहीं था एक्सेप्ट फॉर दिस पोता, पोता मतलब ग्रैंडसन, ओके। सो दादाजी का इस दुनिया में इस ग्रैंडसन के अलावा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। करेंटली ये जो ग्रैंडसन है, ही इज अ माइनर, ओके, बालक है वो, ही इज अ माइनर, नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। अब कोरोना का समय चल रहा है, इतने सारे डेथ्स हम लोग देख रहे हैं, दादाजी को थोड़ा सा डर लगता है, सोचते हैं कल जाके अगर मुझे कुछ हो गया, अब ये तो बेचारा बालक है, माइनर है वो, उसे तो दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, ऐसा ना हो जाए कि मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी दुनिया के लोग ही हड़प कर ले और इस बेचारे को कुछ ना मिले, पहले से ही उसके मम्मी पापा नहीं है, इसका भी इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। सो व्हाट दादाजी डज, ही एग्जीक्यूट्स अ विल, व्हाट दादाजी डज इज ही एग्जीक्यूट्स अ विल, और इसी विल में वो कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वो कह देते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, while my grandson is still a minor, all the property which is in my name will be taken care of by this trust, जो भी ट्रस्ट का नाम है। और जैसे ही ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब कानून के हिसाब से मेजर हो जाएगा, then this particular trust will hand over this property to this minor। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, दादाजी और ट्रस्ट के बीच में हुआ है, बट ये जो माइनर ग्रैंड चाइल्ड है, ही इज अ बेनिफिशियरी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट wherein he can enforce this contract। कल जाके अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, कल जाके अगर बच्चा बड़ा मतलब मेजर हो जाता है, he can enforce this contract though he is not a party to the contract, he is a stranger to the contract, still he can enforce this contract। Why? Because he was beneficiary of a trust। Getting this or no my dear friends? बोलो। Next, in case of a family settlement, in case of a family settlement, if terms of settles are reduced into writing, members of the family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement। देखो family settlement, what do you mean by family settlement? family settlement मतलब बंटवारा। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा, दादाजी है, दादाजी के 3 बेटे हैं, बड़े पापा, पापा और छोटे पापा, ठीक है। अब ऐसे केस में इस फैमिली का, इस HUF का बंटवारा होने जा रहा है, और इसी बंटवारे के वक्त देखो डिसाइड हुआ है कि दादाजी की जो प्रॉपर्टी है इक्वली तीनों भी बेटों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में है, दादाजी, बड़े पापा, पापा और छोटे पापा के बीच में है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट एग्जीक्यूट होने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट एग्जीक्यूट होने के पहले अनफॉर्चुनेटली बड़े पापा जो है वो एक्सपायर हो गए। अनफॉर्चुनेटली बड़े पापा जो है वो एक्सपायर हो गए। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, दादा, बड़े पापा, पापा और छोटे पापा। अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद बट एग्जीक्यूट होने के पहले बड़े पापा की डेथ हो गई। अब उस केस में एक्ट कहती है बड़े पापा के 2 बच्चे हैं, से सन 1 एंड डॉटर 1, एक लड़का है एक लड़की है। दो द सन एंड द डॉटर are not a part of the original contract, okay, of family settlement, still my dear friends, ये जो दीदी भैया है, आपके दीदी भैया मतलब बड़े पापा के दोनों बच्चे, ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। both of them can enforce the contract, both of them can enforce the
कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट दादाजी, और पापा को मिलने वाली जो प्रॉपर्टी थी उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो ये लोग ले सकते हैं। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? बोलो। एक काम करो, एक चिट्ठी लो और इस एग्जाम्पल को लिख दीजिए। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। यस, क्योंकि बड़े पापा के जो बच्चे हैं दे आर द लीगल हेयर, तो ये दोनों भी जो है सन एंड द डॉटर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दादाजी। जो उनके पापा को मिलने वाला था, मतलब आपके बड़े पापा को मिलने वाला था, वो रिकवर कर सकते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल इन अ स्टिक नोट एंड स्टिक इट इन द चार्ट बुक इटसेल्फ। आई विल जस्ट कम इन अ मोमेंट। माइक चेक चेक चेक। ओके, सो देखो, अभी तक आपने दो पॉइंट्स देखे हैं जहां पे इवन इफ यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल यू कैन फाइल अ केस अपॉन इट। किसी ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा है, इन केस, इस केस में S1 एंड D1 थर्ड पार्टी होगी क्या कॉन्ट्रैक्ट में? यस यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? विधान, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दादाजी, बड़े पापा, पापा और छोटे पापा के बीच में। सो बड़े पापा के जो दोनों बच्चे हैं, वो बेटा और बेटी, दे आर अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो वो लोग स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है।
though they are a stranger to the contract, still they can file a case against दादाजी in case दादाजी denies to pay the amount. वैसे तो ऐसा होगा नहीं, दादाजी खुद होके ही वो पैसा दे देंगे, but just scare you, legally they can, okay, son 1 and daughter 1 can file a case against दादाजी to recover that amount which was payable to their father, okay. और किसी ने, राशि ने मुझे पूछा है, मैम if this agreement is not in writing, then what will be the provisions? Then the provisions will not be the same. As I told you all, this family settlement agreement has to be in writing. Then only it will get covered in the exceptions. Okay? Chalo. Next, point number 3. In case of certain marriage contracts, female member can enforce provision for marriage expenses made on the partition of a Hindu undivided family. तो yes, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब पार्टीशन हो रहा है, मतलब वही बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा के केस में माय डियर फ्रेंड्स, द डॉटर इन लॉ, मतलब घर की जो बहू है, शी कैन रिकवर द मैरिज एक्सपेंसेस. ओके, next, point number 4. In case of assignment of contract or arrangements made, okay, may be made for the benefit of a person, then this person who is getting the benefit may file the suit though he is not a party to the contract. इसके लिए मेरे को आपको बताना था, वही चीज बतानी थी, चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस. चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में आपने देखा था, क्या देखा था आपने चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में, कि यहां पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर मदर एंड द डॉटर. बेनिफिशियरी जो है वो चिन्नैया है. कॉन्ट्रैक्ट चिन्नैया के साथ नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो मां और बेटी के बीच में हुआ था, बट स्टिल चिन्नैया वाज एलिजिबल टू रिसीव the amount of annuity from Ramaya because she was a party to the benefit of the contract. So though she is a stranger to the contract, still she can file a case upon it. Okay. So point number 4 का जो example है, that is चिन्नैया versus रमैया. Okay. Next, point number 5, acknowledgement और estoppel. हाँ, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, acknowledgement और estoppel. What do you mean by the word acknowledgement? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, आपने कोई चीज का acknowledgement दिया है, what do you mean by the word acknowledgement? So basically acknowledgement means acceptance of a particular fact. ओके, कोई चीज है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में या वो फैक्ट के बारे में आपने एक्सेप्टेंस दिया है, उसी को कहते हैं आपने उस चीज को एक्नॉलेज किया है. तो अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है. देयर आर 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, डेटर और क्रेडिटर, मिस्टर जेरी एंड मिस्टर टॉम. एक दिल्ली के है और एक मुंबई के है, और इसी ने लोन दिया है ऑफ 10 लाख रुपीज. ओके, एक है जेरी जो दिल्ली के है और एक है टॉम जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम मुंबई, और इसी क्रेडिटर ने इस डेटर को 10 लाख का लोन दिया है. ओके, अब देखो क्या हुआ है. जेरी वॉन्ट्स टू रिटर्न दिस लोन अमाउंट टू टॉम. जेरी वॉन्ट्स टू रिटर्न दिस लोन अमाउंट टू मिस्टर टॉम. अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ है, because Jerry was traveling from Delhi to Mumbai, he thinks कि अगर अब मुझे मुंबई जाना ही है, why not to return this amount to Mr. Tom? Why not to return this amount to Mr. Tom? तो जब वो मुंबई आते हैं, वो ये 10 लाख का अमाउंट लेके आते हैं. But unfortunately, Tom was not in Mumbai at that time. So what Jerry does is, वो सोचते वापस से ये 10 लाख रुपए, इतना बड़ा हेडेक दिल्ली में लेके जाओ, उससे बेहतर है कि ये जो मेरा दोस्त है, ओके, वो मुंबई में रहता है, क्यों ना ये पैसे मैं उसको दे दूं. वो मुंबई में रहता है तो वो कभी भी आते जाते टॉम को ये पैसे दे सकता है, या टॉम आते जाते उससे ये पैसे कलेक्ट कर सकता है. ऐसे करके वो क्या करता है, अपने दोस्त को जिसका नाम है स्पाइक, उसको ये 10 लाख रुपए दे देता है.
ओके, तो अब देखो क्या हुआ है, डेटर को जो पैसा क्रेडिटर को देना था, क्योंकि क्रेडिटर अवेलेबल नहीं था, डेटर ने क्या किया, डेटर ने ये पैसा अपने दोस्त को दे दिया और कहा, हे दोस्त, ये पैसा इस क्रेडिटर को, मिस्टर टॉम को आप दे देना जब कभी भी वो वापस मुंबई आ जाते हैं तो। अब देखो, टॉम मुंबई आ जाते हैं, टॉम मुंबई आ जाते हैं, एंड देन ही कॉन्टैक्ट्स स्पाइक एंड टेल्स स्पाइक, हे स्पाइक, जेरी ने मुझे कहा था कि मेरे जो 10 लाख रुपए है वो आपके पास है, प्लीज मुझे ये पैसे दे दीजिए। तो स्पाइक जो है वो कहता है, जी हाँ टॉम, मेरे पास आपके 10 लाख रुपए है, मैं आपको ये पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा, या अगर आप यहां पे आ रहे हो आप मुझसे ये पैसे कलेक्ट कर लेना। इससे क्या हुआ है, सुनो मेरी बात, स्पाइक ने एक्नॉलेज कर दिया है वो फैक्ट कि उसके पास वो 10 लाख रुपए जो टॉम को बिलोंग करते हैं उसके पास है, और जेरी ने ये पैसा उसको दिया है। यहां पे ही हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट। व्हाट फैक्ट हैज ही एक्सेप्टेड? दैट ही होल्ड्स 10 lakh rupees which actually belonged to Mr. Tom. फिर टॉम कहते हैं कि हाँ स्पाइक, अभी तुम अपने पास ही रखो ये पैसा, वीकेंड लॉकडाउन चालू है, जैसे ही मंडे सारा खुल जाएगा आई विल कम टू यू एंड आई विल कलेक्ट दिस 10 lakh rupees. 2 दिन बाद, मंडे के दिन, जब टॉम स्पाइक के घर पे जाते हैं, स्पाइक ये पैसा देने से डिनाई कर देते हैं, स्पाइक ये पैसा देने से डिनाई कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठ रहा है कि क्या टॉम स्पाइक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं टू रिकवर दिस 10 lakh rupees? कम ऑन टेल मी, क्या टॉम स्पाइक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं टू रिकवर दिस अमाउंट? कम ऑन टेल मी, यस और नो? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर ना तो क्यों ना? कम ऑन टेल मी, क्या टॉम स्पाइक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं टू रिकवर दिस 10 lakh rupees? बोलिए। बोलो बोलो। ओके, कुछ बच्चे हैं जो नो कह रहे हैं, नो 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 नो। पीयूष, पूजा, मयंक, गौरव, संस्कार, कशिश, रिकी, उर्वशी, दिव्यांशु, डिम्पल ने नो कहा है, और कनक, विश्वास, निमिता, श्याम, प्रियल, अलीशा, साइली, वैष्णवी, हाँ हाँ, नो नो। आई थिंक I'm getting mixed answers for this question. Okay, कोई बात नहीं, it's okay. Even if you have given the wrong answer, it's not a problem. Don't worry, यहां पे गलती की है चलेगा, इसलिए तो आपने मेरी क्लास लगाई है ना, बट वहां पे उन 3 घंटों में आपको गलती नहीं करनी है. Let me tell you what is the answer. The answer to this question is yes, my dear friends. Tom can file a case against Mr. Spike. Though Spike is not a party to the contract, still Tom can file a case against Mr. Spike. And why is this so? Because, my dear friends, when a person acknowledges a particular fact, okay, as an agent of a third party, it will result into a binding obligation towards that third party. यहां पे मिस्टर स्पाइक ने इस फैक्ट का एक्नॉलेजमेंट दिया है टॉम को कि हे टॉम, मेरे पास आपका पैसा है। जैसे ही वो ये चीज को एक्नॉलेज करता है, अब ही विल बी बाइंडेड टू गिव दिस मनी टू टॉम, और अगर उसने ये पैसा टॉम को देने से मना कर दिया, टॉम के पास लीगली केस फाइट करने का अधिकार है अगेंस्ट मिस्टर स्पाइक. हाँ, सो यस, ही कैन sue Mr. Spike,
though Spike is not a party to the contract. Why? Because he acknowledged the fact that he had the money on behalf of Mr. Tom. ठीक है? जो बच्चों ने गलत जवाब दिया है, क्या आपको समझ में आ गई ये बात बेटा? प्लीज बोलो मुझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट? बोलिए, आई एम वेटिंग. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड और नो? या अभी भी कुछ डाउट है? बोलो. Any doubts? I'm waiting for your replies. बोलो बोलो. सो तो नहीं गए आप लोग? बेड पे पढ़ते पढ़ते लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस चालू है. गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है, बस एसी वेसी लगा दिए और चालू है. जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? हो या नहीं? अरे कहां हो आप लोग सब? मानव, क्या कंफ्यूजन है? आप कुछ बोल सकते हो मुझे? अच्छा, यहीं पे हो आप लोग, पढ़ रहे हो ना? गुड. पुलकित कह रहा है मैम इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है. पुलकित, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं. हम लोग लॉ देख रहे हैं, तो हम लोग अगर लॉ देख रहे हैं, हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि लॉ में क्या लिखा हुआ है. चीजों को प्रूफ कैसे करते हैं, चीजों को प्रूफ कैसे करते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. दैट इज टॉट टू यू ऑल इन एलएलबी कोर्स, जो लॉयर्स के लिए होता है. यहां पे अगर कोई चीज बतानी होती तो इंस्टीट्यूट फैक्ट्स में ही बताता है, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आपको सिर्फ वो क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है और जवाब देना होता है. तो आप अब इंस्टीट्यूट ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है, आप इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे दूसरा सवाल नहीं बताओगे कि इंस्टीट्यूट पहले तू बता कि इस फैक्ट को प्रूफ कैसे करते हैं. ओके आपको क्या करना है? अगर एग्जामिनेशन में मार्क्स चाहिए, इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे आपको देना होगा जवाब. तो अगर इंस्टीट्यूट कह रहा है ना स्पाइक ने एक्नॉलेजमेंट दिया है, तो कहानी वहां पे खत्म हो जाती है. स्पाइक का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट. आपको इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे जवाब नहीं देना है कि हे इंस्टीट्यूट पहले तू बता इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे. है ना पुलकित? अगर आप ये सारी चीजें सीखने में इंटरेस्टेड हो, यू हैव टू डू द एलएलबी कोर्स. है ना पुलकित? ओके कोई मुझे बोल रहा है मैम एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होना चाहिए या ओरली होना चाहिए? एक्नॉलेजमेंट कैन बी बोथ, इवन इन राइटिंग और इवन ओरली. बोथ इज एक्सेप्टेड इन द आईज ऑफ लॉ. ओके रिक्की, क्या आपको समझ में आया? एक्नॉलेजमेंट चाहे राइटिंग में हो या ओरली हो, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. एक्नॉलेजमेंट मिला है इज मेकिंग द डिफरेंस. बहुत सारे बच्चों का वही डाउट था. ओके सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. अब बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं. आई थिंक योर डाउट इज क्लियर. किसी ने बोला क्या आप इस चीज का आंसर लिखवा दोगे? बेटा दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ना.
इफ इट इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, आपको स्ट्रेट अवे बुक में जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना होगा, है ना? देखो, अगर स्पाइक ने अक्नॉलेजमेंट ही नहीं दिया तो फिर आप ये एक्सेप्शन में नहीं आओगे। अगर उसने खुद ने ही ये फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उसने पैसा लिया है, हाउ विल यू गेट कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन? Hello everyone, Gianna wants to say all the best to you all. Come, Gianna. Wait, let me check if she's coming. Yes. See, this is us. Say hi to them. Hi. Mic में बोलो. Hi. And say, how are you all? How are you all? And what else? Give them best wishes for their exam. All the best. All the best. Little louder. No. No, they can't hear you. Okay. Say hi, ऐसे. Hi. Now everyone will reply. See, you got smileys, heart smileys. Hello, Gianna. Hi, Gianna. देखो, so many nice smileys and hearts you are getting. Everyone is telling you, hi, Gianna. Birthday on 30th. See, No. everyone will wish you then. Oi, what are you doing? बोलना है? No. What do you want to tell them? Study hard? No. Then? I don't know. You don't know what you want to tell them. Tell them something. No. They're waiting for your answer. See, so many hearts you're getting, so many smileys. Wow, more than me. You want to send them something? You can send them hearts. Here. Gianna is sending something to you all, okay? Gianna sends some love. Srishti पूछ रही, how are you, Gianna? How are you? Good. Be louder. Good. Okay, nice. Okay. Now can I continue? Yeah. Okay, give me my phone. No. Oh, students reply on this number, Gianna. Let me see first. You want to see? What do you want to see? Let me. Hey, you got some purple hearts. His heart. There's some hearts. Where's heart? So many hearts. Wow. Where's hearts? Yeah. I think I need this much. Okay, okay, okay. Enough now. Come on. See what's this? Okay. I want. What do you want? Okay. Come tomorrow, okay? Okay, come on your birthday. Everyone will sing for you. Okay? We will celebrate your birthday in class with my students. Is that fine? Yes or no? Okay. Say bye now. Bye. Okay. See you soon. Okay.
ओके गौरव कह रहा है आपको तो लॉ के सारे सेक्शंस भी याद हो गए होंगे. Gianna's birthday is on 30th. After how many days, Gianna? How many days? Yes, after 2 days. Chalo. Okay, now she's gone. Let us continue with our studies. Her birthday is on the 30th of April. After 2 days, Gianna, it's your birthday. Come on. Everyone will sing for you, okay? In class? Okay? We will cut the cake together. How? Virtually. How? You will sit here and everyone will sing the song and we'll cut the cake. Is that fine? Okay. Chalo. Next. In case of covenant running with land. अच्छा, कोवेनेंट का क्या मतलब होता है? कोवेनेंट का मतलब होता है अ कंडीशन. तो जिनको कोवेनेंट इस शब्द का मतलब नहीं पता है, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोवेनेंट. मीन्स अ कंडीशन. व्हाट डज इट मीन, जियाना? कोवेनेंट मीन्स वेरी गुड, कंडीशन. अगर कोई पीस ऑफ लैंड है और इसी पीस ऑफ लैंड से कोई कोवेनेंट जुड़ा हुआ है, मतलब कोई कंडीशन जुड़ी हुई है, तब उस केस में द पर्सन हु इज परचेसिंग द लैंड, ओके, with notice that the owner of the land is bound by certain duties. My dear friends, all the conditions affecting the land may be enforced by the successor of the seller. So say for example, यहाँ पे मैंने आपको एक example दिया है, एक सिंपल एग्जाम्पल में ही आपको बता देती हूं. से आई हैव अ लैंड, ओके, एंड दिस लैंड आई हैव लीज्ड फॉर से 99 years. There is a piece of land that I have leased for 99 years. अब इसी लैंड के से फॉर एग्जाम्पल 50 years हो चुके हैं. 50 years हो चुके हैं इसी लैंड को लीज करके. टोटल 99 में से कितने इयर्स हो गए? 50 इयर्स हो चुके हैं. अभी भी कुछ साल बचे हुए हैं, अभी भी कुछ साल बचे हुए हैं. और इन्हीं रिमेनिंग इयर्स के लिए आई वांट टू सब लीज द लैंड टू यू. आई वांट टू सब लीज द लैंड टू यू. ये जो लैंड मैंने 99 इयर्स के लिए लिया था, इट वॉज अ लैंड बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And because I took it from the government of India, every year I have to pay a certain annuity to the government of India. तो ये जो 50 साल है जब मैंने लैंड को यूज किया था, ये 50 साल तो मैंने एन्यूटी दी है. ये 50 साल तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एन्यूटी दी है. नाउ फॉर द रिमेनिंग इयर्स आई एम सब लीजिंग दिस लैंड टू यू. जैसे ही मैं ये लैंड को सब लीज करती हूं आपको, along with the rights of using this land, this condition will also flow towards you. It will mean now you will be responsible to pay the annuity to the government of India. वापस से सुनो मेरी बात. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मेरे और गवर्नमेंट के बीच में हुआ था. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे और गवर्नमेंट के बीच में हुआ था. हाँ, आपके साथ नहीं हुआ था. आपके साथ तो मैंने सिर्फ सबलीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है. बट जैसे मैं आपको ये लैंड सबलीज कर देती हूं, जो एन्यूटी का क्लॉज मेरे और गवर्नमेंट के बीच में था, विच वॉज कनेक्टेड टू दिस लैंड, will also flow towards you and you will be responsible to pay this annuity to the government. और अगर आपने ये पैसा नहीं दिया, both me as well as the government can file a case against you, though you are not a party to the original contract जिसमें ये annuity की बात लिखी गई थी. फिर भी ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 6 टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर अ स्ट्रेंजर टू दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. इट मीन्स you are liable to pay that annuity, and if you do not pay this annuity, we can file a case against you. Okay, आ जाइए.
यश आप क्या खा रहे हो? हमारे साथ भी शेयर कर लीजिए. नेक्स्ट, point number 7, which is the last point, which says contract entered through an agent. सबसे easiest point है. कल तो एजेंसी के बारे में हमने सीखा था. इनफैक्ट आपने ही मुझे बताया था कि consignment accounts is a classic example of the relationship of an agency, जहां पे consignor, consignee, principal, agent. अब देखो यहां पे क्या होता है. एजेंट वो व्यक्ति होता है जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है. बट माय डियर फ्रेंड्स, कानून की आंखों से देखो ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है. यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, दो द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, my dear friends, principal will have a right on that contract. तो say for example, एजेंट ने कुछ गुड्स थर्ड पार्टी को बेच दिए, कंसाइनी ने कुछ गुड्स कस्टमर को बेच दिए ऑन क्रेडिट, और अब कस्टमर पैसे देने के लिए रेडी नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, द कंसाइनर प्रिंसिपल कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट कस्टमर टू रिकवर दैट अमाउंट. अब देखो, सेल और परचेस किनके बीच में हुआ था? कंसाइनी और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ था. हमारा प्रिंसिपल तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी ही कैन फाइल अ केस अपॉन इट. तो एजेंसी इज द लास्ट एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो देखो ऐसे करके 7 पॉइंट्स है, ऐसे करके देयर आर 7 पॉइंट्स which form an exception to the general rule which is relating to privity of contracts. There are 7 points which are forming an exception to this general rule. कौन से 7 points है? सबसे पहले you are a beneficiary to the trust. ओके, जहां पे मैंने दादाजी और उनके ग्रैंडसन का एग्जाम्पल दिया था. फैमिली सेटलमेंट, दादाजी, बड़े पापा, पापा, छोटे पापा वाला एग्जाम्पल. फिर उसके बाद पार्टीशन के वक्त फीमेल मेंबर जो है वो मैरिज के एक्सपेंसेस रिकवर कर सकती है. ऐसा कोई अग्रीमेंट, कोई भी किस्म का अग्रीमेंट है जिसके द्वारा आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. चिन्नैया वर्सेस रमैया, दो चिन्नैया वाज नॉट अ पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. शी कैन गेट दोस बेनिफिट्स एंड कैन फाइल अ केस अपॉन इट. एक्नॉलेजमेंट, मैंने आपको टॉम जेरी और स्पाइक का एग्जाम्पल दिया था, वो 10 लाख रुपए का. Then a covenant running with land. Covenant means a condition running with land. और एक last point है which is talking about agency. तो agency के contracts में भी principal contracts को enforce कर सकता है, though the contract is entered by the agent with the third parties. Yes or no guys? आज के लिए भी homework होगा. This is the last time I am giving you all homework. कल अगर मुझे, मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली कह रही हूं, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी हंसी मजाक के मूड में नहीं हूं. कल अगर मुझे 50 से एक बच्चे का भी कम स्क्रीनशॉट आएगा, आई एम टेलिंग यू ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस फॉर दिस बैच. अब देख लेना, आपके वजह से पूरा इंडिया सफर करेगा. अब आप सिर्फ इकलौते आपकी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं हो, पूरा देश के सीए स्टूडेंट्स आपके वजह से सफर करेंगे अगर आपने जवाब नहीं दिया. और आप समझ लो वो बच्चे कितनी गालियां देंगे जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स दिए, बट क्योंकि नंबर 50 तक नहीं आया, वो लोग भी सफर करेंगे. So don't let my sincere students get affected. Otherwise, I will make a separate group for those students who have written the homework. और फिर मैं 10 दिन तक सिर्फ वही बच्चों को पढ़ाऊंगी, आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी. That is it. फाइनली मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूं, लास्ट वार्निंग. आप चाहे उसको प्यार भरी वार्निंग समझो या धमकाने वाली वार्निंग समझो, या आपको जो समझना है समझ लो. मेरे को कम से कम 50 स्क्रीनशॉट्स कल आने चाहिए. अगर आप लोगों के ये 7 पॉइंट्स लिख के नहीं आते हो कल, तो फिर मैं ये पूरी बैच को एक भी आंसर प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी. सिर्फ आऊंगी एज अ प्रोफेशनल टीचर, पढ़ाती जाऊंगी पढ़ाती जाऊंगी पढ़ाती जाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी और खत्म करूंगी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी. एडिशनली कुछ भी आपका नहीं कराऊंगी. अगर आप खुद की तरफ सिंसियर नहीं हो सकते, व्हाई शुड आई शो सिंसियरिटी टुवर्ड्स यू? होमवर्क ये है रिकी बेटा कि आपको
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस लिख के आने हैं, 7 एक्सेप्शंस उसके लिख के आने हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में पहले आप लिखोगे व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लिखोगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue अपॉन इट इज नोन एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके नीचे आप लिखोगे बट टू दिस जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, और फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एक्सेप्शंस आप लिख दोगे। Okay, so I want minimum 50 screenshots of the homework tomorrow. If I do not get those, I am not going to practice even a single question for you all. चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, या आपका LLP एक्ट है, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू मी। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर और सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन दिस बैच। सिर्फ मेरी जो जिम्मेदारी थी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उतनी मैं जिम्मेदारी पूरी कर दूंगी। ओवर एंड अबव दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इफ यू आर नॉट विलिंग टू शो द सिंसियरिटी टूवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। और फिर जो बच्चों ने किया है फिर उनके लिए मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगी, बिकॉज दे शुड नॉट गेट अफेक्टेड, दोज आर माई सिंसियर स्टूडेंट्स। जैसे आज भी कितने सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। सो एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट लेट माई सिंसियर स्टूडेंट्स गेट अफेक्टेड बाय इट, है ना। तो जैसे विश्वास, अब्दुल, हिमांशु, गौरव, प्रिया, काजल, मानव, भूमि, रोहित, खुशी, रिया, वैष्णवी, ये सब बच्चों ने, निशांत, प्रणाली, अलीशा, शुभम, इशिका, है ना, ये सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिए थे। मसीरा, मुस्कान, वैष्णवी, उर्वशी, आप लोग, नंदनी, पूजा, आप सब लोगों का मैं क्या करूंगी, फिर सेपरेट ग्रुप बना दूंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। अब देखो, मैंने आज सोचा तो था कि मैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आप लोगों को पढ़ाऊं, बट आई थिंक यही टॉपिक बहुत हैवी हो गया है, तो वापस से मैं वो दूसरा हैवी टॉपिक नहीं ले सकती हूं। इसलिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज अ वेरी इजी यूनिट, जिसमें से काफी सारी चीजें ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में हो चुकी है। तो प्लीज आ जाओ यूनिट नंबर 3 पे। मैं वापस से कह रही हूं, अभी भी यूनिट नंबर 1 का एक पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। किसी ने पूछा है, मैम एक्नॉलेजमेंट वाले केस में क्या जेरी स्पाइक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? प्लेनली अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो जवाब रहेगा यस, even Jerry can file a case against Spike, but let me tell you one thing, why will Jerry file a case against Spike? उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और स्पाइक ने एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया है, तो अब ही विल नॉट कम इनटू ऑल दिस मेस, क्योंकि आप लोग जानते हो कोर्ट कचहरी का चक्कर बड़ा ही अलग होता है, सो ही वुड रादर स्टे अवे। हाँ, बट लिटरल सेंस में क्या वो केस फाइल कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब होगा यस, वो केस फाइल कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ही विल नॉट गेट इनटू दिस, ही विल टेल टॉम टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, है ना। ओके, आ जाइए टू यूनिट नंबर 3, दैट इज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 1 में आप लोग जानते हो हमने किया था सेक्शन नंबर 10 विच वाज रिलेटिंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसी से रिलेटेड है हमारा ये यूनिट नंबर 3। सो प्लीज कम डाउन टू यूनिट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स, जो बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, देखो आपको येलो में नजर आ रहा होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी मेड with free consent of the parties. It must be made for a lawful consideration with a lawful object, and it must not have been expressly declared void in the eyes of law. उसी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो जो सेक्शन 10 का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 1 में किया था, अब हर एक पॉइंट को एकदम डिटेल में पढ़ा जाने वाला है, फ्रॉम
यूनिट नंबर 3. So let us begin with unit number 3. बहुत कम समय है मेरे पास. I have around only 15-20 minutes. So come on, without wasting even a single minute, let us start with this particular point. देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, my dear friends, the parties should have the capacity to enter into a contract. कोई भी contract valid होने के लिए the parties to the contract should have the capacity to enter into a contract. क्या आप मुझे बता सकते हो कब माना जाएगा कि आपके पास है the capacity to enter into a contract? Come on, tell me. When will it be said that you have the capacity to enter into a contract? Come on, tell me. बोलो बोलो बोलो. When will it be considered that you have the capacity to enter into a contract? Come on, tell me. 3 points आपको मुझे बताने हैं. I'm waiting for your answers. Very good. राशि कह रही है you should be major, sound mind and not disqualified by law. जी हाँ, तो कोई भी contract तभी valid होता है when the parties to the contract are major, they are having a sound mind and not disqualified by law. इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं. सबसे पहली बात तो सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात तो you should be a major, you should be a major. अब देखो कब माना जाएगा that you are a major? When you are not a minor, when you are not a minor. So कौन से एज तक आप माइनर कंसिडर किए जाते हो? A बच्चा who has not completed 18 years of age is considered as a minor. A बच्चा who has not completed 18 years of age is considered as a minor, is considered as a minor. But there are certain exceptional cases, जैसे कि if a child is an orphan, it will be considered that you are a minor till the time you have not completed 21 years of age. You will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. Otherwise, generally it is considered that you are a minor till the time you have not completed 18 years of age. हाँ, तो अब देखो एक essential element ही कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू शुड बी अ मेजर. तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ड्यूरिंग योर माइनॉरिटी, you have not followed one of the essential elements, and thus act कहती है any contract entered with a minor is void ab initio. Void, void मतलब invalid, ab initio invalid right from the beginning. It is void ab initio. It is invalid right from the beginning. It is invalid right from the beginning. It is a void agreement. It is void ab initio. Why is it void ab initio? Because, my dear friends, a minor is not competent to enter into a agreement. And because he does not have the capacity to enter into a contract, we say that any agreement entered with a minor is void ab initio. But wait, hold on. This is not the end of it. If you enter into a contract with a minor and the minor is a beneficiary party, then this contract is valid. One more time. Please be with me. सुनो मेरी बात. जनरल रूल कहता है, क्या कहता है जनरल रूल? जनरल रूल यही चीज कहता है that if you enter into a contract with a minor, because a minor does not have the capacity to enter into a contract, such a contract is void ab initio. Such a contract is void ab initio. But now, my dear friends, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ एंटर किया है जहां पे माइनर इज द बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तब उस केस में, माय डियर फ्रेंड्स, सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. So though a minor is not competent to enter into the contract,
Nothing in the Indian Contract Act can prevent him from making the other party bound through this contract. So other party will be bound and the minor will be eligible to get the benefits from such a contract. Thus, say for example, a check issued in favor of a minor will be considered as a valid contract. Why? Because from this check, the minor is only getting the benefits. He is not liable to pay anything through this contract. So, ऐसे केस में such a check is enforceable in the eyes of law. कल जाके मैंने मेरी बेटी के लिए, who is a minor girl child, I opened a Sukanya, a Sukanya Yojana for her. So I opened a bank account in her name, or every year, say I deposit 1,50,000 rupees in her name. Okay, सुकन्या योजना में मैंने 1.5 लाख रुपए जियाना के नाम पे डिपॉजिट किए. ये जो चेक मैंने उसके फेवर में इशू किया है, इट इज एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ एंड द अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट एंड विल बी क्रेडिटेड इन हर अकाउंट. व्हाई? बिकॉज थ्रू दिस चेक राइट्स और ऑब्लिगेशंस मेरे बनते हैं, राइट्स उसके बनते हैं. शी इज अ बेनिफिशियरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. यस और नो गाइस? ओके, सो देखो, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मेरा हो चुका है. कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ अ माइनर इज void ab initio. But point number 3 देखो, minor can always be a beneficiary or can take benefit out of the contract. Getting this or no, my dear friends? अगला पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 2. No ratification is possible after attaining majority. What do you mean by the word ratification? Ratify करना मतलब subsequent approval देना. रैटिफाई देना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना. जिनको रैटिफाई इस शब्द का मतलब नहीं पता है, प्लीज लिख दीजिए. रैटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना. आप समझने की कोशिश करो, जब आपने ओरिजिनली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, उसी समय पे द कॉन्ट्रैक्ट वाज void ab initio. जिस समय पे आपने उस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, उसी समय पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो void ab initio था. void ab initio, void ab initio मतलब right from the beginning it was void. If it was void right from the beginning, my dear friends, try to understand this point. कानून की आंखों में ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं है. कानून के आंखों में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी बना ही नहीं है. तो अगर कानून के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट अगर बना ही नहीं है, how can you give subsequent approval to a contract which is never made in the eyes of law? आप subsequent approval तो उन चीजों का दोगे ना जो कभी बनी है. जो चीज कभी बनी नहीं है उसका आप अप्रूवल नहीं दे सकते हो. सो ये पॉइंट नंबर 2 वही चीज कहता है. आज जब आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, उसी पल से वो कॉन्ट्रैक्ट void ab initio है. इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. कानून इस चीज को नहीं देख सकती है. कल जाके माइनर मेजर हो जाता है. मेजर होने के पास उसके पास अब कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स आ गए, बट दो उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स आ गए, he cannot give approval to that contract which he had made during the minority. आज वो मेजर बन गया है, अगर वो चाहे वो नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, बट पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो उसने एंटर किया था जब वो बालक था, उन कॉन्ट्रैक्ट को वो आज रैटिफाई नहीं कर सकता. क्योंकि कानून की आंखों से देखो,
कानून को तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिख ही नहीं रहा है, वो तो वॉइड एब इनिशियो है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है कानून के आंखों में, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम आज अप्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 2 कहता है नो रैटिफिकेशन इज पॉसिबल इवन आफ्टर अटेनिंग majority. So a minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio, and a void agreement can never ever be ratified in the eyes of law. Yes or no guys? Yes. तो देखो अब 3 पॉइंट्स मेरे हो चुके हैं। 1, जनरल रूल कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप माइनर के साथ एंटर करते हो वो कैसा होता है, वॉइड एब इनिशियो। बट यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइनर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अलोंग विद दैट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था जब वो माइनर था, आज वो मेजर बन चुका है, दो ही हैज बिकम अ मेजर, यू कैन नॉट रैटिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। नेक्स्ट, point number 4, a minor can always plead his minority. A minor can always plead his minority. I have a PPT for this. सुनो, एक बच्चा है, बच्चा मतलब देयर इज अ माइनर, और यही माइनर जो है व्हाट ही इज डूइंग इज ही फ्रॉड्यूलेंटली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एन अंकल, कहते हुए हे अंकल आई एम अ मेजर और मैं अपनी साइकिल जो है आपको बेचना चाहता हूं, आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज दिस साइकिल ऑफ माइन फॉर ₹1000? Uncle is interested to purchase this cycle. Okay, uncle is interested to purchase this cycle. अब देखो, इस बालक ने झूठ बोला है कि वो मेजर है, रियलिटी में वो तो बालक ही है, मतलब he does not have contractual powers, but he fraudulently misrepresented himself as a major. Uncle believed him to be a major और सोचा वो मेजर है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो कोई अर्जा नहीं है उससे साइकिल खरीदने के लिए। सो ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस अंकल टू सेल दिस साइकिल। बाद में क्या होता है, अंकल पैसा दे देते हैं, बट ये जो बच्चा है वो साइकिल नहीं देता है। अंकल क्या करते हैं, 1000 रुपए एडवांस में दे देते हैं, बट ये जो बच्चा है अब वो साइकिल देने से डिनाई कर देता है, कहता है हे अंकल देखो मैं तो रियलिटी में एक माइनर हूं और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, अब तो आपको साइकिल भी नहीं मिलेगी और आपके पैसे भी चले गए। कितने बेवकूफ बन गए आप, वो भी एक बच्चे से। एक्ट कहती है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। तो ठीक है, ये बच्चे का जो स्टैंड है कि अंकल मैं तो बालक हूं, वो सही है, एंड ही नीड नॉट गिव हिज साइकिल। But listen to me. Though he is not responsible to give his cycle, जो 1000 रुपए उसने अंकल से लिए हैं, according to the principles of natural justice, he will be bound to return this 1000 rupees to the uncle. मतलब चीजें जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। बच्चे के पास उसकी साइकिल रहेगी और अंकल के पास उनके 1000 रुपए रहेंगे। दोस्त ने झूठ बोला कि मैं मेजर हूं, फिर भी कानून माइनर को ही फेवर करती है। हाँ, सो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। फ्रस्ट्रेटेड है ना वो अंकल, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, वो भी एक बच्चे ने धोखा किया है, इसीलिए।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अब सुनो मेरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरीज? यहां पे मैं नेसेसिटीज की बात नहीं कर रही हूं, यहां पे मैं नेसेसरीज की बात कर रही हूं। हमारे बचपन में हमको ये लॉ पता नहीं था, नहीं तो आप उसका गैर फायदा उठाते हैं ना, इसीलिए आपके फाउंडेशन के सिलेबस में लॉ है। आपको 11th 12th में लॉ नहीं पढ़ाया गया। पता है आजकल के बच्चे कैसे हैं, गलत फायदा उठाए गए कानून का, है ना। सुनो ना, जब मैं नेसेसरीज की बात करती हूं तो फूड शेल्टर क्लोथिंग तो आता है, प्लस एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस भी नेसेसरीज, ये ब्रॉड वर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। फूड शेल्टर क्लोथिंग तो आएगा ही, अलोंग विद दैट मेडिकल एक्सपेंसेस और साथ ही साथ एजुकेशन का खर्चा भी नेसेसरीज इस ब्रॉड वर्ड में आता है। तो एक्ट क्या कहती है? एक्ट कहती है अगर किसी बच्चे के ऊपर आपने नेसेसरीज का खर्चा उठाया है, ये पैसा आप उस बच्चे से रिकवर कर सकते हो। बट जब मैं कहती हूं आप ये पैसा बच्चे से रिकवर कर सकते हो, my dear friends, the minor will not be personally liable for this amount. You can recover this money from his property. You can recover this money from his property. His property will be liable to pay this amount. तो say for example ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके मम्मी पापा कुछ इमरजेंसी में आपके शहर से बाहर चले जाते हैं एंड यू आर अ माइनर। तो बाजू वाली आंटी जो है शी गिव्स यू, से फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए ऑर्डर करती है खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपके खाने के ऊपर खर्चा उठाया जा रहा है। खाना, फूड, इज इट अ नेसेसरी फूड? इज इट अ नेसेसिटी? यस और नो? यस और नो? फूड क्या आपको जीने के लिए जरूरी है? हाँ या ना बोलो। हाँ, इट इज अ नेसेसिटी। उस केस में ये जो भी खर्चा आपने उस आंटी जी ने आपके ऊपर उठाया है, ये खर्चा आंटी जी आपसे रिकवर कर सकती है, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी पर्सनली लायबल टू पे दिस अमाउंट। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उससे ये पैसा रिकवर किया जा सकता है। काजल पूछ रही है कि मैम लास्ट केस में क्या अंकल 1000 रुपए रिकवर कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, प्लीज गिव द आंसर टू काजल। काजल बेटा आप कहां थे? कहीं घूम गए थे क्या जब मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी? मैंने इसके बारे में आपको जवाब दिया था ऑलरेडी। अदर स्टूडेंट्स विल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो याद रखना, अगर आपने किसी माइनर के नेसेसरीज के ऊपर खर्चा किया है, आप ये पैसा उससे रिकवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो खर्चा किया है वो नेसेसरीज है एंड अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। ही विल नॉट बी पर्सनली लायबल टू पे दिस अमाउंट, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बिकॉज नाउ अगेन यू विल बी हैविंग योर मैथ्स क्लास, ओके। तो देखो, आज मैंने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पढ़ाया है। इसी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिख के आना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस? सातों भी एक्सेप्शंस आपको लिख के आना है, जो आपका होमवर्क होगा। साथ साथ में मैंने शुरू किया है यूनिट नंबर 3, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका पहला हिस्सा था कि a contract can be entered only by those persons who have the capacity to enter into a contract. किनके पास कैपेसिटी होती है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने माइनर के साथ एंटर किया, इट इज वॉइड ab initio. माइनर मीन्स अ बच्चा who has not completed 18 years of age. बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेजर होने के बाद माइनर जो मेजर हुआ है, माइनॉरिटी में एंटर किए कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई
नहीं कर सकता है। Along with that, even though माइनर ने फ्रॉड्यूलेंटली अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, still my dear friends he can always plead for his minority। और एक लास्ट पॉइंट था, अगर आपने माइनर के लिए कुछ नेसेसरीज के ऊपर खर्चा उठाया है, नेसेसरीज के ऊपर खर्चा उठाया है, then my dear friends you can recover this amount from the property of the minor। he will not be personally liable। ठीक है? So this is all for today। Thank you very much, my dear friends। See you all tomorrow। Bye bye। Take care। See you tomorrow। सभी ने होमवर्क करके आना है। टाटा।